हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो है सीटेट जनवरी का पेपर सॉल्व करने वाले हैं साइंस कंटेंट का। इसके अंदर हम कंटेंट प्लस पैडोलॉजी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड वन बाय वन मैं आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाती चली जाऊँगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और जो इससे रिक्वायर्ड कंटेंट जो कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर करती चली जाऊँगी। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स। तो हमारे को क्या दे रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको बताना है कि जो ऐसा कौन सा हमारा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड आपकी स्ट्रिंग स्ट्रेच करने से करता है। वाई कौन सा हमारा साउंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करने से साउंड प्रोड्यूस करता है। और हमारा ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारा एयर कॉलम मतलब फूंक मारने से उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। अब देखिए एयर कॉलम आप सभी को पता है कि फूंक मार के, जैसे हमारे फ्लूट होता है उसी तरीके से जब हम फूंक मार के साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो किससे होता है, तो ढोलक से तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो आपका वन तो ऑप्शन हट गया। और लास्ट में माउथ ऑर्गन ये हो सकता है, शहनाई बिल्कुल हो सकता है, आपका क्या पियानो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपके दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, ढोलक और सॉरी ये आपका 2 और 3। अब देखिए पहला क्या कहा गया है, एक्स में स्ट्रेच स्ट्रिंग यानी कि तार खींचने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मुझे बताइए कि ढोलक में कोई तार होता है जिससे आप स्ट्रेच करते हो, नहीं होता, तो हमारा ये ऑप्शन भी हट गया। तो अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन 3 यानी कि गिटार, तबला और शहनाई इज योर करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके से आप क्वेश्चन का अगर आपको नहीं भी आंसर पता है तो आप आंसर्स को एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हमें क्या बताना है, इनमें से कौन सा सेट जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सेट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स को बहुत ही कम मात्रा में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, और अगर उनकी एब्सेंस भी है एक आध की तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखने हैं हमारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं। मैं आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बता देती हूँ। अगर आपको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पता होंगे तो आप उससे एलिमिनेट करके आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तक पहुँच सकते हैं। तो हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं वो लिख लीजिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी प्लांट्स को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और इनके बगैर उनका काम नहीं हो सकता। तो इसकी ट्रिक है NPK CMS। ठीक है, जिसमें से हमारा N स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, P स्टैंड्स फॉर phosphorus, K पोटेशियम, C से कैल्शियम, M से मैग्नीशियम और S से सल्फर। यानी कि ये वो वाले न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स को हर हाल में चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब हमें यहाँ पे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। आपको पता है पोटेशियम मैग्नीशियम हमारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कॉपर, फॉस्फोरस, कैल्शियम। आपको पता है कॉपर सॉरी फॉस्फोरस और कैल्शियम हमारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये नहीं हो सकता। सल्फर, एल्युमिनियम, क्लोरीन, जो अगर आप इसमें देखेंगे तो सल्फर हमारा किस में आ गया, आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो ये भी नहीं हो सकता। जिंक, आयरन, मैग्नीज, क्या जिंक, आयरन, मैग्नीज इनमें से लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए, ऑप्शन नंबर 4 जिंक, आयरन और मैग्नीज। ठीक है, ये इजी तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप पेपर में जाकर अगर इस ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही इजीली आप पेपर में सही आंसर्स को गेस कर पाएंगे। आपको बस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ये ट्रिक याद रखनी है, NPK CMS, इस निमोनिक्स को याद रखिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
द स्टार्स इन द स्काई अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये हमें एक एजर्शन दिया गया है कि हमारे को जो स्टार्स हैं स्काई में वो ईस्ट से वेस्ट जाते हुए दिखाई देते हैं। रीज़न दिया गया है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम एक रोड पे जाते हैं, रोड पे हम देखते हैं कि जब हम सीधे चल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी जो साइड में रोड जा रही होती है, जो ग्रासेस वगैरह होती है वो पीछे जा रही होती है। उसी तरीके से जब हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है तो हमारे को ऐसे दिखाई देता है कि जो हमारे स्टार्स हैं वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू। सबसे पहले आप सभी को पता है दोस्तों, रस्टिंग ऑफ आयरन एक कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, अब देखिए क्या कहा गया है। इट इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड ऑक्सीजन। आयरन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है, बिल्कुल होता है जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर केमिकल रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होगा, बिल्कुल होगा जी। रूम टेम्परेचर पे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या रिवर्सिबल है? आपको पता है हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज नॉट योर करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। आपको यहाँ पे मैचिंग करनी है और आपको बताना है कि कौन से चीज़ का क्या आपका सही नाम है। तो दोस्तों स्लेक्नाइन का जो सही नाम होता है, केमिकल नाम होता है, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कहाँ दे रखा है स्लेक्नाइन का? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 5th में। स्लेक्नाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यही है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 4th, सॉरी इट्स 4th। तो देखिए ए का 4th का है, ए का 4th, ए का 4th आपके 2 जगह पर है। ठीक है, टेबल सॉल्ट आप सभी को पता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का है, सोडियम 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 सोडियम, ये रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 ठीक हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे ट्रिक शेयर कर देती हूँ। वो 50-50 है, आपको थोड़ा सा लॉजिक और लगाना पड़ेगा बट एक आइडिया के लिए। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, सोडा सोडा और आपका टेबल सॉल्ट। ठीक है, आप ये देखेंगे इन तीनों के जो केमिकल नेम है उनमें क्या आ रहा है शुरुआत में? सोडियम। क्या आ रहा है? सोडियम। और जो हमारा लाइम, लाइम स्टोन, क्विक लाइम, ठीक है, जिन जिन में हमारा लाइम आ रहा है उनके शुरुआत में क्या आ रहा है? कैल्शियम। तो इससे भी आप एग्जाम में मैचिंग कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन कर सकते हैं। लाइम है, L4 लाइम, L4 कैल्शियम। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा L होता है कैल्शियम में तो कैल्शियम। और ये हमारे S से सोडा, SO सॉल्ट, SO सोडा हो गया, तो S से ही हमारा क्या हो गया? सोडियम हो गया। ये एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है जिससे आप अपने जो आंसर्स हैं उस तक पहुँच सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? A fact is an observation that has repeatedly been found to be true over time. B. A law is a theory that has repeatedly be found to be true over time. देखिए ये मैंने आपको हमारी पेडोलॉजी क्लास में बताया था, लॉ और थ्योरी दोनों ही डिफरेंट चीज़ हैं। ठीक है, लॉ हमारा फैक्ट होता है, थ्योरी हमारी फैक्ट नहीं है। थ्योरी हमारी ऑब्जर्वेशन है। हाँ, फैक्ट को हम कह सकते हैं ऑब्जर्वेशन है जो कि बहुत टाइम तक हमारा सही होता आया है। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट। इसमें कहा गया है आप जब किसी नेगेटिवली चार्ज रॉड को किसी अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लाएंगे, ये मान लीजिए यहाँ पे एक, ठीक है, यहाँ पे एक आपका इलेक्ट्रोस्कोप है और यहाँ पे इसकी लीव्स है, ये लीव्स है। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ये एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, नेगेटिवली चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्जेस हैं। ठीक है, ये कहते हैं आप जब इस अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास लेके आएंगे तो जो इसकी लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर भागेंगी। तो बोथ द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स एक्वायर सिमिलर चार्ज, दोनों सिमिलर चार्ज एक्वायर कर लेंगी। ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव टू मूव फर्दर अपार्ट। अब पूछा गया इसमें कौन सा ऑब्जर्वेशन है, कौन सा इन्फ्रेंस है। तो देखिए जब हम पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो हमने क्या करा, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करा कि ऐसा हुआ। हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रोस्कोप की जो लीव्स हैं यहाँ पे दूर दूर हो गई, लेकिन क्यों दूर हुई वो हमने किस में बताया है? बी और सी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 67 का 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैसेस आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये तो आप सभी को पता है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। बताइए कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ हाइपोथेसिस स्किल, कि इनमें से कौन सी चीज़ हमारी हाइपोथेसिस स्किल की इंडिकेशन नहीं देती। तो हाइपोथेसिस स्किल क्या होती है। हाइपोथेसिस स्किल होती है जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बेसिस पे क्वेश्चन को बनाते हैं, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, और हमारे जो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल की ज़रूरत है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये सब हमारे किस में आता है, हाइपोथेसिस स्किल के अंदर आता है। यूजिंग द सेंस टू गैदर इन्फॉर्मेशन, ये हमारा हाइपोथेसिस स्किल में नहीं आता। तो नॉट इंडिकेटिव पूछा था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। पहला, हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, बिल्कुल सही बात है। और नॉन मेटल्स हमारे एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, ये दोनों ही बातें आपकी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, क्योंकि एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, एच आयन देना पड़ेगा। लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एच आयन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये हमारे एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर, एक बॉल है जिसको ऊपर भेजा गया, बॉल को मैक्सिमम हाइट पे गया और फिर वो वापस आ गई बॉल। ठीक है, अब इनमें से कौन सी वैल्यूज हैं जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में सेम रहेगी। देखिए, एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन जब हम किसी बॉडी के ऊपर जब लगेगा हो जाएगा, तो एसिलरेशन 9.8 ही रहेगी। ठीक है, और जब वो नीचे आएगा तब भी एसिलरेशन 9.8 ही रहेगी, राइट। तो हमारा सिर्फ साइन चेंज हुआ है लेकिन एसिलरेशन तो सेम है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एसिलरेशन और फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दोनों ऑप्शन आपके सही हैं। डिस्प्लेसमेंट आपका चेंज होगा, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी भी हमारी चेंज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या है, अ बॉडी हैज अ लीनियर मोमेंटम ऑफ p एंड अ मास v, एक बॉडी है जिसका लीनियर मोमेंटम है p और उसकी मास कितना m। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बॉडी की, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और आपको मोमेंटम का फॉर्मूला पता है क्या होता है, mv। तो क्या मैं अब इस वैल्यूज को रिप्लेस कर सकती हूँ, हमें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछी गई है, क्या मैं ऐसे कुछ लिख सकती हूँ, हाफ mv स्क्वायर इंटू m अपॉन m। भाई दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम फॉर्मूला आएगा। क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, अपॉन m। और आपको पता है mv क्या होता है, आपका मोमेंटम, यानी कि हाफ p स्क्वायर अपॉन m। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी फॉर इंट्रोड्यूसिंग द स्टूडेंट टू द, हमें बताना है कि अगर हमारे को केमिकल रिएक्शन के जो कंसेप्ट है अपर प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस करने हैं, तो इनमें से कौन सा सही तरीका है। तो बच्चों इसका जो सही तरीका होगा, हमेशा याद रखिएगा कि आप हमेशा उनको उनकी लाइफ से रिलेट करके सिखाएंगे चीज़ों को, कैसे उनकी लाइफ से जोड़ के सिखाएंगे, तो वो जल्दी सीख पाएंगे। तो होल्ड अ डिस्कशन ऑन केमिकल रिएक्शन, आप क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन पे डिस्कशन करेंगे जो कि स्टूडेंट ने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब इनमें से पूछा गया है कि इनमें से कौन से एनिमल्स हैं जो आपकी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, तो वो है आपके फ्रॉग, फिश एंड स्टारफिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आप बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कि दोनों में एंट्री जो है, दो पॉसिबल एंट्रीज हो सकती हैं बी की, नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि दो पॉसिबल होंगी, अनइक्वल एंट्रीज हैं कॉलम ए एंड बी में, बिल्कुल सही बात है। इन दोनों में क्या है, हमारी अनइक्वल एंट्रीज हैं। नेक्स्ट पे चलिए, इसमें कहा गया है, हमारे को एजर्शन दिया गया है 76 क्वेश्चन में कि हम अगर किसी प्लेट के अंदर हमारे जो सूखे रेजिन्स हैं उनको छोड़ दें तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस की वजह से क्या होगा, स्वेल हो जाएंगे। ये तो आप सभी को पता ही है, तो बिल्कुल सही है। प्लांट सेल्स हैव सेलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो आपके इसका जो सही आंसर है वो सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज योर आंसर। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर सुटेबल स्ट्रेटेजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डेफिशिएंसी डिसीज। आपको अपर प्राइमरी लेवल पे डेफिशिएंसी डिसीज का टॉपिक पढ़ाना है, तो इनमें से सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो इसका बच्चों सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप क्या करेंगे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को अरेंज करेंगे जो किसी एक डिजीज़ के बारे में बता रही होगी और फिर उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट साइंस प्रमोट्स कैपिटलिज्म। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारी इस लाइन को बिल्कुल सही तरीके से एक्सप्लेन करता है। ठीक है, मतलब संदेवा, कैपिटलिज्म मतलब संदेवा, संदेश मतलब संदेह मतलब कुछ डाउट किस वजह से होता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारे एम्पेरिकल एविडेंस होते हैं यानी कि ऑब्जर्व डाटा को क्या करते हैं, वो लोग वैलिडेट करते हैं। जो भी किसी ने क्लेम किया होता है अपने एम्पेरिकल एविडेंस को, उसको वैलिडेट करके जज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ बॉक्स ऑफ 500 ग्राम इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। ठीक है, इसमें हमारा एक बॉक्स रखा हुआ है। इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं, कथन सही है, क्या इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट हो रही। देखिए दोस्तों, अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है ना, तो उस पर एक फोर्स हमेशा, दो फोर्स हमेशा एक्ट कर रही होंगी। एक पहला नीचे ग्रेविटी का और दूसरा नॉर्मल फोर्स जो ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है, तो दो फोर्स हमेशा एक्ट करेंगी चाहे हमारा बॉडी रेस्ट में ही क्यों ना हो। तो इसका आंसर क्या होगा, अ पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन सा डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है कॉर्नर्स को देखने के लिए। तो मैंने आपको बच्चों अपने लेक्चर्स में बताया हुआ है, वो डिवाइस जिसको कॉर्नर के लिए यूज़ किया जाता है वो होता है पेरिस्कोप, और उसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज़ होता है आपका, रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स और वाई हमारे, ओके इसमें क्वेश्चन में कहा गया है एक्स और वाई हमारे थिक लिक्विड है, लेकिन जो हमारा एक्स है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वाई हमारा कोल से डिराइव्ड हुआ है। यहाँ पे ये ट्रिक है, इन्होंने बता दिया कि आपका एक्स जो है वो पेट्रोल का होना चाहिए, वाई हमारा कोल का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कोल का प्रोडक्ट क्या है, कोल तार है। ठीक है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है हमारा, बिटुमिन। तो इसका आंसर क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रिस्पेक्ट टू कैरिंग आउट अ क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेशन बाय टीचर। इनमें से ऐसी कौन सा तरीका है जो कि डिजायरेबल नहीं है, जिसकी ज़रूरत नहीं है अगर एक टीचर को अपने क्लासरूम के अंदर किसी का डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपका एम्फेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज ऑफ स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू। मतलब आपको क्या करना है, आपको पहले से ही लिंकेज नहीं करना, जिस चीज़ का ज्ञान देना है। ठीक है, आपको पहले से उसको लिंक नहीं करना, आपको पहले थोड़ा उनको समझाना है, चीज़ें डेमोन्स्ट्रेशन को फॉलोअप करना है, डिस्कशन करना है, उसके बाद लिंक करना है। सबसे शुरुआती लिंकेज नहीं करेंगे उन्हें, वरना कुछ समझ में ही नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से बताइए कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तो आप सभी को पता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, आपके स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। बेसिकली कौन से होते हैं, एनपीके। कौन से होते हैं, एनपीके। ठीक है, आपको भी यहाँ पे मैचिंग दी गई है, इसको भी आप बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों को ये बात पता ही होगी, फंड्स में कौन सा होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, और ईस्ट में बडिंग होती है। अगर आपको इन दोनों का नहीं पता कोई बात नहीं, आप इन दोनों की मदद से ही आपके ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा इसमें, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिजीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया। इनमें से बताइए कौन सा प्लांट डिजीज हमारा बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसकी मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक है, हमारी जो लेक्चर्स हैं, जो वीडियो हमारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बता रखी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सिट्रस टैंकर। आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं।
ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है अब द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कनेक्टिंग 3 रेजिस्टेंस। हमारे को 3 रेजिस्टेंस दिए हैं आपके 1/3 ओम के, 1/3 ओम के आपको पूछा है कि मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस का डिफरेंस कितना होगा। तो अब आपको यहाँ पता होना चाहिए मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब आता है, जब हम सीरीज़ में कनेक्शन करते हैं, और मिनिमम रेजिस्टेंस आता है जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है मैक्सिमम सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2 + R3, और जब हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। अब आपको इनमें वैल्यूज पुट करनी है तो आपका आंसर क्या आएगा 8/9 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है अ टीचर व्हाइल टीचिंग द चैप्टर बॉडी मूवमेंट टू क्लास 6 के बच्चों को, टीचर्स को बॉडी मूवमेंट चैप्टर पढ़ाना है। ठीक है। अब वो क्या करती है, बच्चों को सेल बोट दिखाती है, स्विमिंग फिश दिखाती है, फ्लाइंग एरोप्लेन दिखाती है। फिर स्टूडेंट से कहती है कि इसकी इमेज बताइए किस टाइप की इमेजेस हैं और आप इनका मूवमेंट कैसा है। ठीक है, मैनर ऑफ मूवमेंट बताइए। तो इसमें टीचर क्या कर रही है, बच्चों से क्या करवा रही है, एक तो ऑब्जर्व करवा रही है कि क्या है, और दूसरा उनके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे वो ये भी कह रही है कि इनका बताइए मूवमेंट कैसा है। तो आप रीजनिंग भी बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा 87 का बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सीड डिस्पर्सल हमारे को इनमें से किस चीज़ में मदद नहीं करता। तो ओवर क्राउडिंग में नहीं करता, ओवर क्राउडिंग से बल्कि जो सीड डिस्पर्सल होता है वो हमें हमेशा बचाता है। चलिए 2 क्वेश्चन रहेगा, जल्दी से कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन बीइंग रिगार्ड। इसमें पूछा गया कि न्यूटन थ्योरी जो है हमारी ग्रेविटेशन की, उसे एक्सीलेंट थ्योरी क्यों कहा गया है। वो इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि न्यूटन ने बहुत कम ऑब्जर्वेशन में फ्यूअर एजम्पशन करके बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है। S1 है रियॉन सिंथेटिक फाइबर है, बिल्कुल सही बात है। रियॉन हमारा किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल से नहीं बना, ये गलत है। देखिए रियॉन ही केवल एक ऐसा फाइबर है जो सिंथेटिक भी है और हमारे नेचुरल चीज़ों से भी बना है। किस चीज़ से बना है ये, वुड पल्प से ये हमारा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। ठीक है। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे।